जय श्री राम मित्रों। एनसीईआरटी द्वारा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 7वीं और 8वीं की इतिहास पुस्तकों में कई बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का दावा है कि अब भारतीय राजाओं, साम्राज्यों और हमारी संस्कृति को अधिक निष्पक्ष और वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ है? क्या यह बदलाव सिर्फ ऐतिहासिक न्याय की दिशा में एक कदम है, या इसके पीछे कोई पूर्व नियोजित एजेंडा छिपा हुआ है? इतिहास कोई कल्पना नहीं होती है जिसे हम अपनी सुविधा के अनुसार बदल दें। हाँ, उसे देखने और प्रस्तुत करने का नजरिया अवश्य ही अलग अलग हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे कि क्या एनसीईआरटी ने निष्पक्ष होकर इतिहास का पुनर्लेखन किया है, या फिर यह भी एक एजेंडा का हिस्सा है। कक्षा 8वीं में मध्यकालीन भारत के विषय में पढ़ाया जाता है, जो 13वीं सदी से प्रारंभ होकर 18वीं सदी तक का कालखंड है, जो लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। इस कालखंड को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, दिल्ली सल्तनत 1200 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, और दूसरा, मुगल काल 1526 से 18वीं शताब्दी तक। इस कालखंड को एनसीईआरटी ने दो भागों में बांटा है: रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप एंड द राइज ऑफ मराठाज। मध्यकाल का सबसे अधिक रक्त रंजित एवं संघर्षपूर्ण इतिहास राजपूतों का रहा है, जिसमें गौरव, बलिदान, स्वाभिमान की अमिट गाथाएं भरी हुई हैं। उसे एनसीईआरटी ने मात्र एक पृष्ठ में समेट कर रख दिया है, और वो भी केवल मेवाड़ के महाराणा कुंभा तक। वहीं दूसरी ओर, जिन मराठाओं का प्रभावशाली काल मात्र 100 वर्षों का रहा है, उन्हें 22 पन्नों का स्थान दिया गया है। तो किस आधार पर हम मान लें कि यह इतिहास का पुनर्लेखन निष्पक्षता से किया गया है? पिछले कुछ वर्षों से आरएसएस द्वारा एक निश्चित एजेंडे के तहत मराठाओं को पूरे भारतवर्ष के ऊपर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। तो मित्रों, इस वीडियो के पहले भाग में हम गहराई से चर्चा करेंगे कि मध्यकालीन राजपूतों के गौरवशाली इतिहास के साथ इस एनसीईआरटी ने कितना न्याय किया है, और अगले भाग में हम विश्लेषण करेंगे कि क्या वास्तव में मराठा साम्राज्य इतना विशाल और निर्णायक था जितना कि आरएसएस की विचारधारा के अंतर्गत उसे प्रस्तुत किया जा रहा है। 12वीं शताब्दी तक लगभग पूरे उत्तर भारत पर राजपूतों का शासन था, जिनमें मुख्य रूप से अजमेर के चौहान, गुजरात के चालुक्य, यूपी के गढ़वाल और परमार शामिल थे। पृथ्वीराज चौहान का तराइन के द्वितीय युद्ध में हारने के पश्चात दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ जाती है। एनसीईआरटी ने इसके बाद के कालखंड को निम्नलिखित भागों में बांटा है: एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, री-एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मेवाड़ किंगडम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर, और फिर बैटल ऑफ पानीपत। दिल्ली सल्तनत का राजपूतों द्वारा प्रतिरोध को सिर्फ राणा कुंभा तक सीमित करके रख दिया गया है। राजपूतों द्वारा दिल्ली सल्तनत के प्रतिरोध के विषय में पीटर जैक्सन द्वारा लिखित विख्यात पुस्तक कैम्ब्रिज स्टडीज इन इस्लामिक सिविलाइजेशन द दिल्ली सल्तनत अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री में विस्तार पूर्वक लिखा गया है। रणथंभौर और जालौर के चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र एवं उनके भाई हरिराज चौहान के वंशजों ने दिल्ली सल्तनत का सदैव प्रतिरोध किया एवं निरंतर युद्ध करते रहे। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अजमेर बस कुछ ही वर्षों तक दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा, किंतु उसके पश्चात रणथंभौर के चौहानों ने इसे फिर से अपने शासन के अंतर्गत ले लिया। For several decades, the war effort against the Chauhan kingdom didn't prosper. At some times, towards the end of Iltutmish region, Aitmur al-Baha met his death in expedition from Ajmer into the Bundi region. कई दशकों तक चौहान साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध सफल नहीं हुए। इल्तुतमिश के शासनकाल के अंत में ऐतमुर अल बहाई अजमेर से बूंदी क्षेत्र में एक अभियान के दौरान पृथ्वीराज चौहान के वंशजों द्वारा मारा गया। इस घटना के पश्चात रणथंभौर पर दिल्ली की सेनाओं ने कई बार आक्रमण किया। रणथंभौर के चर्चित शासक हमीर देव चौहान, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को कई बार पराजित किया और एक युद्ध में स्वयं वीरगति को प्राप्त हो गए। फिर चित्तौड़गढ़ के रावल रतन सिंह की मृत्यु एवं माता पद्मिनी की जौहर के पश्चात राणा हमीर के नेतृत्व में सिसोदिया राजपूतों ने एक बार पुनः अपना राज्य स्थापित किया। इस प्रकार ग्वालियर, बुंदेलखंड एवं मालवा के परमार राजपूतों ने दिल्ली सल्तनत का कड़ा प्रतिरोध किया, किंतु
कोई लोकप्रिय और चर्चित राजा न होने के कारण उनके विषय में उतनी चर्चा नहीं हो पाती है। स्थानीय विरोध किसी भी तरह से समाप्त नहीं हुआ था और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद पुनर्जीवित हो गया था। मुस्लिम सेनापतियों ने बुंदेलखंड के चंदेल राज्य पर युद्ध छेड़ दिया। इसकी राजधानी कालिंजर राजा परमर्दी देव की मृत्यु के बाद 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन हो गई थी, पर कुछ समय के लिए ही रही थी। लेकिन परमर्दी देव के पुत्र और उत्तराधिकारी त्रैलोक्य वर्मन ने इल्तुतमिश के अंतिम वर्षों तक इसे पुनः प्राप्त कर लिया था। उनके पुत्र वीर वर्मन के एक शिलालेख में त्रैलोक्य वर्मन को तुरुस्कों की धाराओं द्वारा निर्मित महासागर में डूबी हुई पृथ्वी या भूखंड को ऊपर उठाने का श्रेय दिया गया है। शेर शाह सूरी ने जब मारवाड़ पर आक्रमण किया तो उसे राठौर और चौहानों की सम्मिलित शक्ति का सामना करना पड़ा, जिसका नेतृत्व महाराणा प्रताप के नाना ने किया था। इस युद्ध के पश्चात शेर शाह सूरी ने कहा था कि वह मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत खो देता। यह तो सिर्फ एक अंश मात्र है जो यह प्रदर्शित करता है कि राजपूतों ने कभी भी दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार नहीं की एवं सदैव अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। इस कालखंड में राजपूतों द्वारा किए गए प्रतिरोध को समेटकर एक वीडियो में बताना आसान नहीं है, क्योंकि 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक इन 300 वर्षों में हार जीत, जीवन मृत्यु से इतर राजपूतों ने अपनी धर्म, संस्कृति, राज्य एवं अस्तित्व को बचाने के लिए निरंतर युद्ध किया है। किंतु एनसीईआरटी ने मध्यकाल के इस कालखंड में राजपूतों के इतिहास को चंद लाइनों में समेट कर रख दिया है।